नारद जयंती के उपलक्ष्य में आज जो समारोह का आयोजन आज हुआ है, उस निमित्त मैं सबको बधाई देता हूँ, सभी का अभिनंदन। विशेष रूप में मंच पर उपस्थित पद्मश्री श्रीमान अशोक भगत जी, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, विश्व संवाद केंद्र से जुड़े, जागरण पत्रिका से जुड़े, मंच पर उपस्थित और सामने सभी पदाधिकारी, यहाँ रांची के बहुत सारे पत्रकार बंधु भगिनी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और उपस्थित सभी बंधु भगिनी सभी को अभिनंदन। आज विशेषकर हमने जिनको सम्मानित किया, वरिष्ठ पत्रकार श्री सीताराम पाठक जी, जिनकी अनुपस्थिति रही, श्रीमान बिरबल कुमार जी और श्रीमती लता रानी जी, तो उन सभी को बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका काम निश्चित ही प्रेरणादायी और प्रशंसनीय रहा और इसलिए आज सम्मानित हुए। ऐसा ही कार्य आगे हो और हम सब उससे लाभान्वित हो, यही शुभकामना। वैसे आज जिस जागरण पत्रिका के बारे में जानकारी दी गई, तो उस पत्रिका को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये पत्रिका चलती रहे और अभी 5000 की संख्या में कुछ गांवों में जा रही है, तो सभी गांवों तक पहुँचे, सभी बस्तियों तक पहुँचे और इसके लिए निरंतर प्रयास चलेगा। इसके लिए ढेर सारी शुभकामना। नारद जयंती 13 तारीख को थी वैसे, और इस पूरे सप्ताह में लगातार इसके संदर्भ में ये सारे कार्य हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान देवर्षि नारद जी के बारे में वैसे हमारे जो टीवी सीरियल और फिल्मों के द्वारा उनके चित्र, व्यक्तित्व के चित्र जो है, चित्रण जो है, थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया और उसके कारण से बहुत सारे लोगों के मन में उनके बारे में जो छवि है वो एक ऐसे व्यक्तित्व की है कि जो मतलब निरंतर इधर की बात उधर करते रहते हैं, ऐसा एक प्रकार से एक व्यक्तित्व उनका उपस्थित करने का प्रयास हुआ है। परंतु वास्तविकता ये है कि आज जिसको हम यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिकेशन के नाते पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हुआ है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक केवल कोई टेक्निकल विषय नहीं है या केवल समाचारों का आदान प्रदान नहीं है, वो तो है ही, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा, उत्सुकता रहती है कि क्या हो रहा है और वो हमेशा जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, पहले अपने आसपास क्या हो रहा है, फिर दूर क्या हो रहा है और दूर दूर तक क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, और कई लोगों को रुचि रहती है कि भविष्य में क्या होगा। तो ये जानने की जो रुचि है वो मनुष्य के स्वभाव में मूल रूप में है और इसलिए ये अत्यंत ऐसा एक विषय है कि सरलता से अगर बात प्राप्त नहीं होती है तो फिर न के न प्रकारे किसी न किसी मार्ग से जानने का प्रयास भी लोग करते हैं। और जानने की उत्सुकता को आजकल के ज़माने में जब सोशल मीडिया आया है तो लोग बिना जाने बिना समझे भी लोगों को जानकारी देने का प्रयास भी बहुत लोग करते रहते हैं और कई लोग वो सही है कि नहीं है ये जाने बिना ही उस बात को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो ये बात कि जब जमाना चल रहा है तब देवर्षि नारद मुनि का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है
कि समाचार तो निश्चित रूप से इधर से उधर लेने जाने चाहिए, और अभी केवल वो पत्रकारों तक सीमित नहीं है आज के ज़माने में बात, क्योंकि हम सबके हाथ में मोबाइल आया है, ऐसा एक शस्त्र है इंटरनेट का कि हम सब उसके एक अंग बन गए हैं। और इस कारण से नारद मुनि जी के महत्वपूर्ण जो बातें उनकी कौन सी है, तो वो उसके पीछे एक सकारात्मक उद्देश्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सारी बातों में एक सकारात्मक उद्देश्य है, जो आज की हमारी इस युग में भी केवल पत्रकारिता नहीं, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्य कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक होना आवश्यक है। दूसरी बात तथ्यात्मक होनी चाहिए। अभी अभी हम लोग एक दुखद और सुखद घटना के अनुभव से पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। पहलगाम में अपने हिंदू यात्रियों को नाम पूछ कर उन पर आक्रमण हुआ, हत्या हुई। एक आतंक का ऐसा एक घिनौना खेल हम लोगों ने देखा, अनुभव किया हमने, पूरे देश ने अनुभव किया। और उसके पश्चात हमारे भारत की केंद्र सरकार ने, हमारी भारत की सेना ने एक ऐसा जबरदस्त कदम उठाया, ऑपरेशन सिंदूर, और जिसके द्वारा आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का एक जबरदस्त अभियान चलाया। और उनके समर्थन में आए पाकिस्तान की सेना को भी उनके ऐसे बहुत सारे, जिसको सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उनको भी नष्ट करके बहुत सारी उनको भी सबक सिखाया है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिस तरीके से हमारी सेना ने अत्यंत संयम से लेकिन प्रिसाइज, पक्का एक आक्रमण किया है। और ये मुझे लगता है कि वास्तव में हम सब के लिए गर्व का विषय है। उसके लिए सबका अभिनंदन। मतलब, और ये नया, जैसे कि बोला जा रहा है कि ये नया भारत है, वास्तव में नया भारत है जिसमें अब इन बातों को सहा नहीं जाएगा। और ये केवल ये भारत के सब लोगों का संकल्प है। मतलब, तो मैं जो बात उठा रहा था, लेकिन इस समय भी हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो विरोधी थे पाकिस्तान या और लोगों के द्वारा, जो आतंकियों के सपोर्टर थे, उनके द्वारा गलत समाचारों को भी चलाया गया। और यहाँ तक कि वो गलत समाचार किसी ऐसे ही कोई व्यक्ति ने बोल दिया, या वहाँ के जो आतंकी थे, सेना थे, उन्होंने बोल दिया क्योंकि वो युद्ध में थे, दूसरे पक्ष में थे। बल्कि बड़े बड़े विश्व की जो मीडिया हाउसेस है, बड़े बड़े, उन लोगों ने भी उसी बात को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें वो लिखते हैं कि भारत के विमान को गिरा दिया। रेफरेंस क्या है? टू यूएस ऑफिशियल सेड फ्रॉम सोशल मीडिया इनफॉर्मली। ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया से कोई, जिनके नाम भी नहीं है, किन लोगों ने बोल दिया, कोई सोर्स नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति विशेषकर जब ऐसा महत्वपूर्ण घटना हो रही है जिसमें देश की सुरक्षा, दुनिया की शांति जिससे जुड़ी हुई है, उस समय इस तरीके की बातों को प्रस्तुत करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, ये एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय लोग सत्य जानना चाहते हैं, सही में क्या हुआ जानना चाहते हैं, और निश्चित रूप से वो जानने का अधिकार भी है। और इसीलिए जो मैं देवर्षि नारद जी का उल्लेख कर रहा था कि सत्य और तथ्य के परे वो समाचार नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बारे में अपने अपने व्यूज हो सकते हैं,
कि भाई मुझे इसका अर्थ ऐसा लगता है, मुझे इसका अर्थ वैसा लगता है, या मेरे अध्ययन के अनुसार इसकी बात ऐसा परिणाम हो सकता है। वो संभावनाएं हैं। लेकिन जो समाचार है वो संभावना नहीं है। समाचार वो एक हार्ड ट्रूथ है, मतलब जो है जैसा है वैसा है। और ये बात आज के अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि दुनिया भर में जिन लोगों का अपने हित जुड़े हुए थे अलग अलग कारणों से, या जिनको भारत की इस बदलते भारत की तस्वीर को जो हजम नहीं करना सकते थे या अपनी हार को पचा नहीं सकते थे, वो कई सारे लोग इस तरीके से गलत बातें प्रसारित कर रहे थे और उनके पक्ष में ऐसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया हाउस भी उनके साथ देकर इस तरीके के समाचार चला रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे समय में अपने भारत की जो मीडिया समाचार जगत है और हमारी जो सोशल मीडिया में हम लोग जो सब सक्रिय रहते हैं, और विशेषकर जो विधिवत रूप से समाचार माध्यम है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब दुनिया की वैश्विक मीडिया से भी ऐसी गलत बातें आने की संभावना बनती है, तब उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, एक देशभक्त के नाते जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता को सही समय पर सही बात सही परिप्रेक्ष्य में उनके सामने प्रस्तुत करें, उनको बताएं। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बहुत सारे हमारे कुछ मित्र थे अपने भारतीय मीडिया में जो थोड़ी बातें और ज़्यादा बढ़ाकर भी बोल रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हिम्मत के साथ ऐसे समय में कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से अपना वृत्त का संकलन किया, बातें रखी और पूरी जनता का एक हौसला बना के रखा और एक सही जो साफ सुथरा सत्य है उनके सामने रखा। इसके लिए मैं भारत की सारे मीडिया के लोगों को बहुत बधाई देता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी ऐसा ही काम उनके द्वारा होता रहे। हमारे देश में देश की एकता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एकता जो है वो केवल अपनी राजनीतिक या भौगोलिक नहीं है। तो हमारे सबके मन जो है वो मिलना आवश्यक है, और ये प्रयास हजारों वर्षों से अपने देश में चला, जिसके कारण हम हजारों वर्षों से कितनी सारी आक्रमणों के बाद भी हम एक ही रहे। और उस एकता को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। उन्हें तो ये बात समझ में नहीं आई कि हमारी देश की एकता का सूत्र क्या है, और उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे, और इसलिए उन्होंने हमारे देश की कौन सी बातों में क्या क्या भेद है इसको ही ढूंढने का प्रयास किया, उसी को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। परंतु और हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने उन्हीं की जो धारा थी उसी को आगे बढ़ाते हुए लगातार वो क्या फॉल्ट लाइन्स है, क्या क्या समस्या अपने देश में, उसी को वो और ज्यादा उजागर करते रहे। परंतु एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमारे अंदर समानताएं क्या है, क्या ऐसी बातें जो हमें जोड़ती हैं, उसके सूत्र क्या है, उसको उजागर करना, उसको ढूंढना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। कभी कभी अपनी हल्की छोटी राजनीति के लिए भी कई सारे लोग या अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भी ऐसी बातें उठाते रहते हैं। ये बात देश की एकता के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की शांति के लिए उचित नहीं है। देखिए, और इसीलिए देश का जो इतिहास है कि हम कैसे थे, कैसे रहे, क्या हुआ, उसको इतिहास के क्रम को सही परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग एआई के ज़माने में आए हैं, इंटरनेट के ज़माने में आए हैं, तो हम बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेड के ज़माने में आए हैं। परंतु महत्वपूर्ण विषय है कि एआई दिखाएगा क्या, बताएगा क्या, चैट जीपीटी बताएगा क्या, हम इंटरनेट से क्या बताएंगे।
तो जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, जो तथ्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सार्थकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। और इसीलिए अगर तो हमारी सोच कैसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे देश में आज के समय में भी भाषा के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के भेदों को उठाने का प्रयास चल रहा है। वास्तव में भाषा तो इतनी एक सुंदर सुंदर बात है कि जिससे हम अपने मन के विचारों को, भावनाओं को इतनी सुंदरता से व्यक्त कर सकते हैं। उसका एक साधन है भाषा। और इसी उद्देश्य से भाषाओं की निर्मित हुई, उसी उद्देश्य से भाषाओं का जन्म हुआ है और विकास हुआ है। और हमारे देश में भाषाएं अलग अलग है, लेकिन ये भाषाओं का जो सूत्र है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बड़े पुराने जो यात्री, उन्होंने अपने यात्री ने लिख के रखा है। हुए त्सुंग जब आया था चाइना से, तो मैं सोचता था कि उस जमाने में, आज भी हम लोग जाते हैं इधर से उधर, तो भाषा के कारण कभी कभी लगता है अरे क्या बोले, कैसे बोले। तो हमने देखा कि वो कैसे आया, तो वो पैदल आया था। और पैदल आते समय उसको अपना लिखता है कि मैं जाता था, हर समय कुछ पुराने शब्द चले जाते थे और कुछ नए शब्द जुड़ते थे, कुछ थोड़ा बदलता था और मैं भाषा सीखता चला जाता था। तो उसने कहा कि एक नैसर्गिक तरीके से मैं लगातार जहाँ जाता था वहाँ की भाषा सीखते चला जाता था। तो इससे ये एक समझने की बात है कि हमारी भाषाएं अलग अलग नहीं है। आज हमने भाषा के नाम पर राज्य जरूर किए हैं, लेकिन ये भाषाएं जो है हमारी एक सतत प्रवाह है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर विकसित हुई है और इसलिए उनको हम सिस्टर्स कह सकते हैं, बहनें कह सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर आगे विकसित हुई है। और इसलिए हमारे देश की भाषाओं के शब्द, भाषाओं की शैली, हमारे व्यक्त करने के तरीके, हमारे मुहावरे, उसको हम हर भाषा में पाते हैं, क्योंकि वो हमारी जीवन की संस्कृति है, हमारी जीवन का तरीका है। वो व्यक्त हुआ है सभी भाषाओं में एक ही जैसा है। वो वैसा का वैसा आपको विदेश की भाषाओं में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा नहीं है, इस धारा का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए आज इन भाषाओं को, जो भाषाएं, कुछ भाषाएं राज्य की हो गई, आजकल कुछ क्लासिकल हो गई, कुछ हमारी लोक भाषा हो गई, कुछ बोलियां हो गई, तो ये इसको भी कुछ लोग दर्जे के अनुसार देखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भी बात लोग बोल रहे हैं, तो हमारी हर वो भाषा लोक भाषा है और हर भाषा का अपना महत्व है। हर भाषा एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है और निश्चित रूप से इसलिए भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो अलग अलग नहीं हो सकता, वो सब एक साथ ही होता है। और इसलिए आज जब हम भाषा का माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम आज प्रचार माध्यमों का जो प्रकार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया, अब यूट्यूब की ज़माना आ गया, फिर सोशल मीडिया के हैंडल्स में हम लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे, भेज रहे लोगों को, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मतलब बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसमें हम लगातार अलग अलग भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, सभी लिपियों को एक दूसरे में ले रहे हैं। और अब नई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए जोड़ने के लिए काम आनी चाहिए। अब नए अनुवादिनी, भाषिणी, बहुत सारा विकास भी हो रहा है। अब हमारे लिए ऐसे साधन है कि हम हर भाषा की बात दूसरी भाषा में भी समझ सकते, पढ़ सकते, देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाला युग है जो हमारी इस टेक्नोलॉजी जो है हमारी, वो हमारी भाषाओं को जोड़ने का काम करेगी और हमें भी जोड़ने का काम करेगी। और इसलिए उसको उस तरीके से देखने की आवश्यकता है। अब कई बार है कि हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारी जातियां हैं। हमारे समाज में इस बात पर भी बहुत सारी बहस चलती रहती है। हम सब एक ही धारा के, इस जो भारत की जो धारा है, संस्कृति की धारा, उसी धारा से हम लोग चल रहे हैं। अगर आज हम झारखंड में बैठे हैं और हमारे देश में अगर हम आज जिसको अपनी भाषा में शेड्यूल्ड ट्राइब या जनजाति कहते हैं, उसमें भी अलग अलग नाम है, तो वहाँ जो संस्कृति है वो अपने हिंदू संस्कृति का एक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है।
वो हिंदू संस्कृति का एक शुद्धतम एक स्वरूप है। वो उसी धारा से चलते चलते गांव में लोग आए, शहर में आए, और ये बात विकसित होती चली गई। सब प्रकृति पूजक है, गाय की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, हिमालय पहाड़ की पूजा करते हैं, सभी हमारी वो मूल संस्कृति है। और इसीलिए हम सब उसके एक्सप्रेशंस स्वरूप जो है वो समय के साथ हर जगह अलग अलग है। और ये बात भी समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई झारखंड के जनजाति है तो झारखंड के बाकी लोगों से उनके जो कार्यकलाप या उनकी रहन सहन की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो झारखंड के लोगों से मिलती है। वो छत्तीसगढ़ के जंगल में रहने वाले जनजाति से नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में रहने वालों की जो प्रकृति है या उनके रहन सहन का तरीका है वो छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलता जुलता है। तो ये हम सब प्रवाह में एक साथ ही चल रहे हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक। और इसलिए ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझना, अपने आँखों से, अपने तरीके से समझना, ये हमारी देश की एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि इसको अब यहाँ जो भी पत्रकार बंधु भगिनी बैठे हुए हैं उनको समाज में इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिससे पूरा समाज इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। और क्योंकि ये सूक्ष्मतम बातें हैं जिसको हम लगातार हजारों वर्षों से अभ्यास करते आए हैं, जिसने हमें इतने वर्षों तक एक रखा हुआ है। और इसीलिए जब इस बात का अनुभव, इस बात की अनुभूति जितनी विकसित होती है तो हमारे मन में इस भारत की एकता का, हम एक होने का जो भाव है, एकत्व का भाव है, वो बढ़ता जाता है। यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व में जो तत्व है वो एकत्व का ही अनुभूति है। जो एकत्व की अनुभूति लेने की जो अभ्यास है, उसकी जो संस्कृति है, वही हिंदुत्व है। द प्रैक्टिस, द कल्चर टू एक्सपीरियंस द वननेस, वही हिंदुत्व है, उसका तत्व वही है। और इसीलिए उस बात को लेकर आज पूरे देश में धीरे धीरे लोग ये बात को और अच्छे से समझ रहे हैं। और अलग अलग जो प्रसंग आ रहे हैं उससे इस बात की अनुभूति और ज़्यादा विकसित हो रही है। निश्चित रूप से जब इस बात की अनुभूति या विस्मरण कम होता है, विस्मरण हो जाता है, अनुभूति कम रहती है, तब समस्याएं आती है। और इसलिए इसका समाधान यही है कि पुनः पुनः उस बात का स्मरण करो, पुनः पुनः उस बात को पहुंचाओ, ताकि जो स्मृति में मेमोरी लॉस हुआ है, स्मृति भ्रंश हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं है, तो याद दिलाया जाए। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं हमें कि आप, अरे भाई आप वही बात दोबारा दोबारा क्यों बोलते हो? क्योंकि जब मेमोरी लॉस होता है तो बार बार बात बोलनी पड़ती है, तब वो बात याद आती है, समझ में आती है, पुनः एक बार जागरूक हो जाते हैं हम लोग। और इसीलिए इस बात को देश धीरे धीरे, देखिए ना, हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। जब अभियान शुरू हुआ आज से 40 साल पहले, तो लोग कहे कि क्या है भाई, सही में था कि नहीं अयोध्या में मंदिर, राम वहीं जन्मे कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न समाज से उठ रहे थे। लेकिन धीरे 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 पूरी बात का चित्र जो है वो स्पष्ट हो गया। और जैसे ही बात स्पष्ट होती है तो मुझे लगता है कि फिर समस्या के समाधान भी हो जाते हैं। इसलिए बात स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। कल मैं किसी कार्यक्रम में था, मैंने वहाँ वही कहा कि जब कोई इतिहास का क्रम होता है और आपके इतिहास के क्रम में अगर कुछ आपको कोई पुस्तक दी जाए, उसमें से कुछ पन्ने हटा दिए जाए, तो आपको कथा समझ में नहीं आएगी, कहानी जो है अधूरी अधूरी सी लगेगी, समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा। तो हमारे भारत के इतिहास का जो क्रम है पूरा, या हमारी सांस्कृतिक विकास का जो क्रम है, उसमें से ऐसे कुछ पन्ने डेलिबरेटली हटा दिए गए या उसकी जगह दूसरे पन्ने डाल दिए गए और पूरी कथा को, पूरी कहानी को एक अपने तरीके से कंफ्यूज तरीके से बनाया गया। और इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर पन्ने को देखा जाए, सही पन्नों को सही जगह रखा जाए, उसका क्रम सही किया जाए, गलत पन्नों को हटाया जाए, उसकी जगह सही तरीके से रखा जाए। और जब पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे 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 हुआ, तो मुझे लगता है कि फिर किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। और जब ये बात जब पूरे समाज को, राष्ट्र को
स्पष्ट होती है तो फिर कोई संभ्रम नहीं रहता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मोबाइल से कुछ नंबर हट गए तो आदमी कंफ्यूज होता है, अभी क्या करे भाई, जानकारी आधा हैंग हो गया मोबाइल। तो जब पूरे राष्ट्र की अगर जो स्मृतियाँ हैं उसमें अगर संभ्रम पैदा हो जाए तो बहुत समस्याएं आती है। और इसलिए ये जो जानकारियों का, सही जानकारियों का सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत होना बहुत आज के समय में देश का काम है, देशभक्ति का काम है, राष्ट्र की सेवा का काम है। और इसलिए वो कार्य देवर्षि नारद जी जैसे आदर्श पत्रकार के आद्य पत्रकार के रूप में उनको आदर्श रखे करना आवश्यक है। देखिए, जब बातें भ्रमित होती है तो फिर जिनको अलग अलग तरीके से अपनी छोटे छोटे मुद्दों पर फिर अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अनुसार बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब सत्य उजागर होता है तो फिर वो सारे जो लोग अपनी अपनी दुकान चलाते वो सब धीरे धीरे धीमे पड़नी शुरू हो जाती है। अब देखिए, अपने देश में अभी भी कुछ लोग हैं कि जो एक गरीबों को न्याय की बात रखकर या पिछड़ों के न्याय की बात के रखकर एक हिंसक आंदोलन भी चलाते हैं। झारखंड भी इसका पीड़ित है, नक्सल आंदोलन का। मैं तो कई बार कहता हूं कि इस आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, और दुनिया भर में ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो आंदोलन है, ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट का जो ये अभियान है, ये समाज के किसी भी तरीके से हित का नहीं है, और दुनिया में इसका कोई उदाहरण भी नहीं है। आज ये बात भी हम समझ सकते हैं कि मैं उदाहरण कई बार सोचता हूँ, अभी आपके पास ही जसपुर है, और छत्तीसगढ़ में जो गुमला से आगे जाएंगे तो जसपुर आता है, आप जानते हैं, और आगे छत्तीसगढ़ में और आगे निकल जाएंगे तो फिर बस्तर की तरफ आपको जगदलपुर, दंतेवाड़ा मिलता है। अब जसपुर में और दंतेवाड़ा, जगदलपुर में उस समय वहाँ हिंसक नक्सल आंदोलन उस तरफ प्रारंभ हुआ, जगदलपुर दंतेवाड़ा में, और लगभग और कई सारे मिशनरी आकर लोगों को मत परिवर्तन अलग अलग तरीकों से करने के प्रयास भी प्रारंभ हुए उस क्षेत्र में। वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई, जसपुर उसका केंद्र बना, और पिछले 50 वर्ष का अगर हिसाब लगाया जाए तो हम देख सकते हैं कि जहां वनवासी कल्याण आश्रम का संघ के स्वयंसेवक जाकर काम कर रहे, वहां की परिस्थिति सकारात्मक रूप से बदली हुई है। वहां लोग शांति से रह रहे, बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल रहा है, बच्चियों को, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर शांति से है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बनी है, आने जाने की सुविधाएं बनी, हर तरीके से जो भी मापदंड लगा सकते हैं विकास के, उसका दर्शन हम ले सकते हैं। आज के 21वीं सदी में कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने का सपना वहां के हर नौजवान युवक युवती देख सकते हैं। लेकिन वहीं उतने ही 50 साल से वहां जो लोग लोगों को बरगलाकर शस्त्र हाथ में देकर काम कर रहे हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, डर से व्याप्त है, लोग रास्तों को बनने नहीं देते, स्कूलों को जला देते हैं, हॉस्पिटल होने नहीं देते, कई लोगों की मृत्यु उसी कारण से हो जाती है, और विकास की कोई गुंजाइश वो लोग छोड़ते नहीं है। और इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि जब हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जब भारत जो है आगे बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, अब युद्ध ने दिखा दिया कि हम मिलिट्रीली या युद्ध करने के लिए भी हम लोग कितने सक्षम हैं, इस बात का भी खुलासा हो गया है। तो हर दृष्टि से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आगे बढ़ने के इस रास्ते में समाज के हर व्यक्ति को सहभागी करना है, और इसलिए यथाशीघ्र जो भी ऐसे काम कहीं भी देश के कोने में चल रहे हो, जो आतंक के साए में
आतंक का साया फैलाते हैं या लोगों को बरगलाकर भ्रमित कर उनको अपने धर्म के नाम पर इधर से उधर करना चाहते हैं। तो ऐसे जितने भी काम चल रहे हैं उन कामों को उनको बेनकाब करना, उनको उनके जो गलत काम है उसको उजागर करना, ये राष्ट्र के हित में है, ताकि हम सभी एक दिशा पकड़े, एक दिशा में चले, साथ चले। और ये जो एक अवसर हमारे देश के पास आया है आगे बढ़ने का, उसका लाभ सभी को मिले, एक अंतिम व्यक्ति को मिले। दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अपने जीवन में एकात्म मानव दर्शन को रखा कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको आगे लाने का रचनात्मक रास्ता है। और ये रास्ता उन्होंने तब रखा जब पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ही दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के, इस तरीके की बात प्रस्तुत हो रही थी। आज से 60 वर्ष पहले अप्रैल माह में मुंबई में वो बोल रहे थे, 22, 23, 24, 25 अप्रैल को, और उन्होंने अपनी पूरी बात विस्तृत रूप से रखी कि भाई देश को आगे बढ़ने का, देश से सबसे पिछड़े व्यक्ति को आगे बढ़ने का एक रचनात्मक रास्ता है। और मुझे लगता है कि अपने सबके प्रेरणादायी अशोक भगत जी ने जो काम किया है गुमला और पूरे झारखंड में, वो काम उसका एक उदाहरण है कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने का एक रचनात्मक रास्ता है। और वो रास्ता स्थायी है और वो इंक्लूसिव है, सबको समावेशी रास्ता है वो। और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत जोर शोर से सबके सामने रखने की जरूरत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। उस समय ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या केवल दूसरे किसी के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, या जो प्रयोग दूसरे देशों में यशस्वी भी नहीं हुए उन रास्तों को लेके चलेंगे, या अपनी जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, अपनी परंपरा है, दुनिया के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार हम हमारा रास्ता बनाएंगे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा में पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष आगामी समय में विजयादशमी को होने जा रहे हैं। संघ की जो सरसंघचालक जिन्होंने जो स्थापना की, डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका आग्रह था कि कई लोग उस समय सोचते थे कि अगर बड़े बड़े काम करने हैं तो कोई बड़े संगठन पर निर्भर होना पड़ेगा, कोई बड़े महापुरुषों पर हमें निर्भर होना चाहिए, इस तरीके की बातें चल रही थी। उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि ये जो काम है ये केवल ऐसे किसी पर निर्भर होकर नहीं होगा, किसी प्रसंग पर या किसी व्यक्तियों पर, किसी संस्थाओं पर, तो पूरे समाज के हर व्यक्ति को इसमें सहभागी होना पड़ेगा। और उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि जहाँ लोग सोचते थे कि बड़े बड़े काम, असामान्य काम करने के लिए असामान्य लोग चाहिए, उन्होंने कहा असामान्य काम सामान्य लोग एक साथ आकर कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने ये बात पर बहुत जोर दिया कि समाज के सामान्य लोगों को जाना है और ऐसे सामान्य समाज के सब लोगों को संगठित करना है और वो सब मिलकर असामान्य कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात समाज में धीरे धीरे स्थापित हो रही है। और आज देश में जो एक उत्साह है, और मुझे रोज़ अनुभव आता है कि समाज में बहुत सारे लोग आते हैं और जिनका कहना होता है कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम सब मिल के जुड़ के करेंगे। और इसका अनुभव भी आता है। पिछले दिनों जब कोरोना की प्रसंग संकट हमारे ऊपर आया तो देखते देखते पूरी दुनिया में लोग केवल सरकारों पर निर्भर थे, लेकिन हमारे देश में छोटी छोटी संस्थाएं, संघ के स्वयंसेवकों ने पहल की, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ सारे लोग जुड़ते चले गए। छोटी छोटी संस्थाएं सब ने अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे से काम किया और ये दृश्य अलग से बन गया दुनिया के पटल पर कि सरकार के साथ पूरा समाज भी काम में लगा है और द बेस्ट मैनेजमेंट हो गया क्योंकि पूरा समाज उसमें जुड़ा हुआ था। तो ये जो हमारी समाज की शक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज
उस समाज की शक्ति में लोक जागरण, जिसका दीनदयाल जी बार बार उल्लेख करते थे, वो आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कम बताओ, ज़्यादा मत बताओ, कम जानकारी रहेगी तो हम जो बताएंगे वही सुनेंगे और उसी के आधार पर चलता रहेगा। तो ये सही लोकतंत्र नहीं होता है। सही लोकतंत्र तो वो है जिसमें आप सब कुछ बता रहे हो, लोगों को सही तरीके से बता रहे हो, और वेल इन्फॉर्म जो लोग हैं वो लोग सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर एक सहमति बन रही है। सहमति तो वैसे भी बनती है, लेकिन एक वेल इन्फॉर्म लोग जब एक सहमति बनाते हैं, वो सहमति फिर दूरगामी रहती है, और उस सहमति के आधार पर जब कोई बातें होती है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे से होता है। ऐसे लोक जागरण की और उसके आधार पर सहमति की देश को ज़रूरत है, और वो वैसे लोग ज़्यादा कर सकते हैं जो निरपेक्ष होकर ये काम करें, उनकी भूमिका ज़्यादा है। और आज उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है जिस पर इस लोक जागरण को सत्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर सही बात को प्रस्तुत करने का एक समय है। और मुझे लगता है कि इस बात को पुनः स्मरण करने का एक सतत कार्य हम देवर्षि नारद जी के जयंती के अवसर पर उनके नाम से पुरस्कार देकर ये सब काम जो कर रहे, तो ये उसी दिशा में एक बहुत अभिनंदन कार्य है। और मैं पुनः एक बार सभी को बहुत बधाई देता हूँ और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।